हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 14 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप पेन और कॉपी जरूर उठा लें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको उसको आप नोट करिएगा, और जब भी एग्जाम देने जाए तो इन पॉइंट को आप एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। इस लेक्चर को भी आपको लास्ट तक सुनना है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? रानिल विक्रमसिंघे। दोस्तों, महिंदा राजपक्षे की जगह रानिल विक्रमसिंघे जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों, हुआ क्या है कि जो श्रीलंका है सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां की जो सरकार है उसका विरोध किया जा रहा है। तो इसी विरोध के चलते वहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और जो राजपक्षे परिवार है श्रीलंका का, जो कि सत्ता में काबिज है, उसको हटाना चाहते हैं वहां के लोग। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों, जो वहां के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, वो भी राजपक्षे परिवार से आते हैं और वो अभी राष्ट्रपति बने हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो महिंदा राजपक्षे थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, जो श्रीलंका की जनता है वो ये मानती है कि जो राजपक्षे परिवार है उसने ही श्रीलंका को सबसे बुरे दौर में ला दिया है, यानी जो आर्थिक संकट है श्रीलंका में उसका कारण वहां की जनता राजपक्षे परिवार को मानती है, इसलिए वो उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है। तो दोस्तों, जो महिंदा राजपक्षे थे उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, और रानिल विक्रमसिंघे जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे जो है वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली से है और 1993 में वे पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे, और जो उनका पहला कार्यकाल था वो 1 साल से थोड़ा अधिक था। दोस्तों, जान लेते हैं रानिल विक्रमसिंघे के बारे में कुछ और पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। 1977 में वे पहली बार सांसद बने थे, और उनके जो अंकल थे उनका नाम था JR जयवर्धने, तो उनकी सरकार में वो विदेश उप मंत्री बनाए गए थे। 1993 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2001, 2015 और 2018 में भी वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो यूनाइटेड नेशनल पार्टी है, जो वर्तमान सरकार है जो चल रही है, उसमें यूनाइटेड नेशनल पार्टी के एकमात्र सांसद कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, और एकमात्र सांसद ही अब प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी इत्तेफाक की बात है कि एक सांसद हैं और वही प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो दोस्तों, श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है और इसका पुराना नाम सीलोन है। क्या है पुराना नाम? सीलोन। दोस्तों, जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और इसकी जो मुख्य राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और व्यापारिक राजधानी जो है वो है क्या? कोलंबो। मुद्रा क्या है दोस्तों श्रीलंका की? तो वो है श्रीलंकन रुपया, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सिंहली और तमिल। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो दोस्तों, कैटलिन नोवाक जो है वो हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पॉइंट नोट करना है कि जो कैटलिन नोवाक हैं वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, और उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। उनकी जो उम्र है वो है 44 ईयर, याद रखिएगा, और ये हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जोनेस एडर की जगह ली है। नोवाक 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कैटलिन नोवाक की, तो साल 2018 से 22 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया है। किसने दोस्तों? कैटलिन नोवाक ने। चलिए अब हम बात करते हैं हंगरी की। तो दोस्तों, जो हंगरी कंट्री है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और लगभग ये मध्य यूरोप में स्थित है। ठीक है, अब हम इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि कई बार दोस्तों आपको याद रखना होता है कि कौन सा देश किस देश के पास है। तो हंगरी की बात करें तो इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में स्लोवाकिया देश है, फिर है पूर्व में यूक्रेन और रोमानिया। ठीक है, इसके अलावा साउथ में, दक्षिण में कौन सा देश है? सर्बिया है। और इसके अलावा दोस्तों
और एक और देश है साउथ में, क्रोएशिया है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में जो देश है वो है स्लोवेनिया, और पश्चिम में जो देश है वो है ऑस्ट्रिया। तो ये हैं हंगरी के पड़ोसी देश, तो इनको आप नोट करिएगा। हंगरी की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बुडापेस्ट है। यानी हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। और इसकी जो ऑफिशियल भाषा है वो क्या है? हंगेरियाई। क्या है दोस्तों? हंगेरियाई। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि जो हंगरी है वो यूरोप महाद्वीप की कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। हाल ही में किसने देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्तार अब्बास नकवी। दोस्तों, जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं उन्होंने देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये उद्घाटन उन्होंने 13 मई 2022 को किया है। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो अभी वर्तमान में भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, तो ये जो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है ये कहां पर किया गया है? पटवाई में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अमृत सरोवर है ये केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करेगा बल्कि जल संरक्षण में मदद करेगा और आसपास के लोगों के लिए एक आकर्षण का भी विषय होगा। ठीक है दोस्तों, अमृत सरोवर का मतलब है एक तालाब का निर्माण करना, और वो भी बहुत ही स्वच्छ तालाब होता है जिसमें बहुत सारी आसपास बहुत सारी चीजें, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अमृत सरोवर है उसका निर्माण किया जा रहा है देश में अलग अलग स्थानों पर। तो जो पहला अमृत सरोवर है वो कहां पर स्टार्ट किया गया है? पटवाई में स्थापित किया गया है, और जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब और उत्तर प्रदेश का जो रामपुर है वहां पर स्थित है। तो रामपुर के गांवों का इस सरोवर के बन जाने से भूजल स्थल भी सुधरेगा, यानी वाटर लेवल भी ऊपर आएगा। दोस्तों, इस सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी, ऐसा कहा है किसने? मुख्तार अब्बास नकवी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? यानी देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि जो राजीव कुमार जी हैं वो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और उनकी नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 15 मई 2022 को जो राजीव कुमार जी हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाल लेंगे, और वो किसका स्थान लेंगे? याद रखिएगा, सुशील चंद्रा जी का। ठीक है, अभी वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुशील चंद्रा जी। और 15 मई 2022 से जो राजीव कुमार जी होंगे वो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें राजीव कुमार जी की तो वो 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं, और उन्होंने 36 साल तक प्रशासनिक सेवाओं में काम किया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो यह एक IAS रैंक का ऑफिसर होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का? तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल होगा। दोस्तों, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, और उसके समान ही वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग की। तो भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो 3 सदस्यीय निकाय होता है। चलिए दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं कि ये 3 सदस्यीय निकाय क्या होता है। तो दोस्तों, एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और 2 उसकी सहायता के लिए आयुक्त होते हैं जिन्हें चुनाव निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, केवल निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, और उन दोनों के ऊपर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय होता है। भारत निर्वाचन आयोग भारत में संघ यानी केंद्र और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के निर्वाचन आयोग की तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है। और भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य सचिवालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका बालकृष्ण दोषी जी को। तो दोस्तों, बालकृष्ण दोषी जो है उन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दें जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके और आप स्टडी का सपोर्ट भी
कर सके। तो दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल जो है 2022 का ये किसे मिला है? बालकृष्ण दोषी जी को। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। तो इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक कहा जाता है, जो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दोस्तों जो बालकृष्ण दोषी जी हैं उन्होंने किन किन भवनों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, चलिए हम थोड़ा सा इनको जान लेते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, इसके अलावा अहमदाबाद स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग और भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर, टैगोर हॉल और मेमोरियल थिएटर अहमदाबाद, इन सभी जो भवन हैं इनके निर्माण में बालकृष्ण दोषी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, साल 2018 में उन्हें यानी बालकृष्ण दोषी जी को पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा जो पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो पृथ्वीकर पुरस्कार है ये वास्तुकला का यानी आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रॉयल गोल्ड मेडल और पृथ्वीकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बालकृष्ण दोषी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। बालकृष्ण दोषी जी को 2020 में भारत की केंद्र सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारा बिजाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हरियाणा में। किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा में। चलिए हम जान लेते हैं कि चारा बिजाई योजना है क्या। तो हरियाणा सरकार ने ऐसे किसानों की मदद करने के लिए यह योजना शुरू की है जो गौशालाओं के लिए चारा की आपूर्ति करते हैं। इसके लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी उन किसानों को जो गौशालाओं के लिए चारा की आपूर्ति करते हैं। बात आई है हरियाणा की, तो राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, ध्यान से सुनिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 जो है वो 8 मई को मनाया गया। याद रखना है कि हर साल ये 8 मई को नहीं मनाया जाता है। जो मई का दूसरा शनिवार होता है उस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 2022 में 8 मई को दूसरा शनिवार था, इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया गया। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट करते जाइएगा। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब? एक तो मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। तो दोस्तों जब भी विश्व में कहीं भी क्लाइमेट चेंज होता है या फिर मौसम बदलता है तो वहां के जो पक्षी होते हैं वो दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जब प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? प्रवासी पक्षी बोलते हैं। तो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके आवास का संरक्षण करने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 से की गई थी। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। इन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें और कोड यूज करें राजा नंबर 1। खबरी पर भी आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं आपको, तो खबरी पर जरूर फॉलो करें ऑडियो सुनने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।